अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ़ साहब, क्या हाल है? ठीक है, कैसे हैं आप? तो ये बताएं कि अभी आप तुर्की के टूर पे आए हुए हैं। जी जी। तो ये आपने किस तरह आपको ख्याल आया तुर्की आने का? अच्छा इशफाक साहब, मैं पहले भी तुर्की आया हूँ, 2018 में आया था। तो तुर्की बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, देखने के काबिल मुल्क है, इसलिए मैंने सोचा कि दोबारा से आऊँ और फिर आपके साथ प्रोग्राम बना और तुर्की के लिए हम आ गए। तो इसके लिए आपने किस तरह वीज़ा वगैरह अप्लाई किया? आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू किया या खुद ही किया? क्या नहीं प्रोसेस? अशफाक साहब, ये ना इसका जो वीज़ा है प्रोसेस है वो बड़ा ही सिंपल है। देखिए उसके चंद डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके पास मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास जो है वो ये वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, FBR का जो आपका होता है रिटर्न्स पिछले 2 साल की, ये होने चाहिए। आप अगर बिज़नेस करते हैं तो उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आपने अपना NOC लिया था। तो ये सिंपल प्रोसेस है, आपने एक फ़ाइल जमा करवानी है। ये अलग अलग, जैसे जो हमारे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो, उसके वहाँ उस एरिया के इस्लामाबाद में सबमिट होती हैं फ़ाइल्स, अनातोलिया के जो सेंटर्स बने हुए हैं। इस तरह से जो पंजाब के हैं वो 3 शहरों में, 4 में बनाए हुए, जैसे लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी है, सियालकोट में भी है, गुजरांवाला में भी है। तो आप कहीं भी जाकर जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है, आप अपना जमा करवाएं। उसकी कोई 22-23 हज़ार रुपये फ़ीस है जो तुर्की का वीज़ा है उसकी, और इसके साथ ही आपका वीज़ा लग जाता है 10-15 दिन के अंदर अंदर। तो आप जब यहाँ पे पहुँचे हैं तुर्की में, यहाँ पे आपके साथ कोई ट्रैवल गाइड था कोई, या आपने खुद ही मैनेज किया अपने आप को? नहीं, बिल्कुल गाइड नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस था, पता था कि कौन कौन सी प्लेसेस हैं, कहाँ पे हैं, कहाँ पे जाना है। तो कोई गाइड नहीं था, बड़ा सिंपल प्रोसेस था। हम सबसे पहले यहाँ पे इस्तांबुल में आए हैं। इस्तांबुल में 3 दिन हमने गुजारे। 3 दिन जो थे वो इस्तांबुल में हमने जितनी भी इस्तांबुल की जो फेमस प्लेसेस हैं, जैसे आया सोफिया है, इसके अलावा ब्लू मास्क है, गलाटा टावर है, फिर हमने प्रिंसेस आइलैंड का जो है वो भी इसमें टूर किया। इसके अलावा हमने जो है वो क्रूज़ डिनर भी किया। फिर इसके अलावा जितने भी और प्लेसेस हैं, चाहे वो जितने भी मकबरे हैं या सलातीन के जो मज़ार हैं या मकबरे हैं, वहाँ पे भी गए। और फिर जितनी फेमस मसाजिद हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस्तांबुल है, इसको मसाजिद का शहर कहा जाता है। इस्तांबुल के अंदर तकरीबन 3730 मसाजिद हैं, तो वो बहुत बड़ी मसाजिद हैं, तो उनका भी विज़िट किया। तो पहले 3 दिन तो हमने इस्तांबुल में रहे और इस्तांबुल का विज़िट किया। इस्तांबुल में आपने रिहाइश लेना कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, आसानी से मिल जाती है? और ट्रैवलिंग आपने किस तरह की, लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ की या टैक्सी यूज़ करते अच्छा, हैं? ये बड़ा सिंपल है। आप अगर इस्तांबुल आना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है वो आप अपनी बुकिंग यहीं पे करवा लें। ये हमें जो यहाँ पे इस्तांबुल में होटल मिला था, वो तकरीबन जो है 3 नाइट्स का जो था, वो अगर हम यूरो में देखें तो 18 यूरो में हमें मिल गया था। ये US डॉलर्स में मिल गया था। 3 नाइट्स का जो स्टे था यहाँ पे, वो टर्किश लीरा में जो है वो 500 टर्किश लीरा जो है वो बनता है एक नाइट का। तो वो इजीली मिल गया था। और बल्कि हम जो मेन एरिया था, ये आया सोफिया के बिल्कुल करीब जो एरिया है, वहीं पे हम रहे थे। तो ये बड़ा अच्छा होटल मिल गया था। उसमें ये आप जब भी आएँ विज़िट करने के लिए पाकिस्तान से, तो ये देखें कि आप ऐसा होटल लें जहाँ पे आपको नाश्ता साथ मिलता हो, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते के बगैर अगर ऐसा होटल आप करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो अक्सर जो पाकिस्तानी वहाँ से आते हैं या दूसरे टूरिस्ट आते हैं, वो इस्तांबुल ही विज़िट करके तो इसी को तुर्की समझते हैं और वापस चले जाते हैं। तो आपको इसके अलावा, इस्तांबुल के अलावा किसी और शहर में जाने का किस तरह ख्याल आया कि आपको घूमना चाहिए? अच्छा, आमतौर पर जब हम आते हैं ना यहाँ तुर्की में, तो हम ये समझते हैं कि सारा तुर्की जो इस्तांबुल के अंदर है, क्योंकि बड़ा हिस्टोरिकल है ये शहर, और इसमें पूरी दुनिया से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। तो इस्तांबुल तो मेन प्लेस है, यहाँ पे जो तारीखी जितनी भी चीज़ें हैं वो तो यहीं पे हैं। लेकिन इसके अलावा जो तुर्की है उसकी बड़े बड़े मशहूर शहर हैं और बड़ी देखने की चीज़ें हैं। इसीलिए हमने ये प्लान किया था कि इस्तांबुल में 3 दिन हम रहे यहाँ पे, और 3 दिन के बाद हम जो थे वो डायरेक्ट अनातोलिया चले गए। बिल्कुल एंड पे है, जैसे यहाँ से इस्तांबुल से अनातोलिया का जो बस के ऊपर सफ़र तकरीबन 11 घंटे का बनता है, तो हम बिल्कुल एंड पे चले गए। हमारा प्लान ये था कि वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता जो रास्ते में जितने शहर आएंगे हम वो देखते चले जाएंगे। तो इस्तांबुल से हम रात के वक्त जो है हमने बस पकड़ी थी शाम 8-9 बजे के करीब, और सारी रात बड़े मज़े से। एक तो वो हमें रात का जो होटल का रेंट था वो हमारा बच गया, और हम सुबह के वक्त वहाँ पे 7-8 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे, और सो के हमने सफ़र गुजारा। और इतने ज़बरदस्त वो इनकी बसेज़ हैं
कि सफ़र का पता ही नहीं चलता, बड़ी आरामदेह हैं। तो हम फिर वहाँ पे अनातोलिया पहुँच गए और 3 दिन हम अनातोलिया रहे और वहाँ पे भी ज़ाहिर है इसी तरह की बड़ा ज़बरदस्त किस्म की प्लेसेस थी। जैसे अनातोलिया में सबसे पहले जो है जब हम वहाँ पे जाते हैं तो अनातोलिया के जो बीचेज़ हैं वो दुनिया के टॉप बीचेज़ में से एक है, आपने तो मेरे साथ देखे हैं वो। इसके अलावा फिर वहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ये होती है कि आप अनातोलिया में पहुँच के मुख्तलिफ जो है वो टूर्स ले सकते हैं। जैसे आप एक स्पेंडस जो है वहाँ पे अलग एक उनका जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, स्पेंडस टूर ले सकते हैं, वो उसमें ग्रीक और रोमन हिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पर स्पेंडस के टूर में जो मेन एक चीज़ आती है वो उनका एक बहुत बड़ा पुराना थिएटर है जो एशिया का सबसे बड़ा थिएटर है, तो वो हमने वहाँ पे देखा। इसके अलावा वहाँ पे जो ग्रीक्स थे उनके बने हुए जो किले हैं वो हमने देखे और एक उनका पुराना जो शहर था साइड वो हमने देखा। तो इस तरह से आप वहाँ पे टूर ले सकते हैं। इसके अलावा अनातोलिया से ही आप जो है वो कोनिया का जो है वो टूर ले सकते हैं। कोनिया वहाँ से करीब है तो कोनिया जाना चाहें तो, यानी अनातोलिया से एक साइड पे स्पेंडस है, दूसरी साइड पे अनातोलिया है, तो आप दोनों साइड से वहाँ पे जा सकते हैं। फिर तीसरी जो चीज़ है वहाँ पे अनातोलिया में जाके आप ये जा सकते हैं कि आप ट्रैवल कर सकते हैं कैपाडोसिया जो शहर है वहाँ तक का, वहाँ पे सारे जो आपको पैकेजेस मिल जाते हैं। तो हमें अनातोलिया से स्पेंडस का मिला था वो $45 का मिला था, US डॉलर का मिला था। तो यूरो में सारी इसमें जो आप लीरा में आप देखते हैं तो वो तकरीबन गालबन 300 समथिंग 350 समथिंग लीरा बनता था। इस तरीके से अगर आपने वहाँ से कोनिया जाना है तो आप वहाँ से भी टूर ले सकते हैं और कैपाडोसिया का टूर भी ले सकते हैं। तो अनातोलिया घूमने के बाद फिर आप कौन से शहर की तरफ गए? अच्छा, और दूसरा ये है कि जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो जब खिता चेंज होता है तो वहाँ पे खानों का बहुत फ़र्क आ जाता है कि आप किसी और खाना के आदी होते हैं और जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने किस तरह यहाँ पे खाने का अपना? अच्छा, टर्किश खाने वैसे तो जनरली बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आता है। तो हम जब एक जैसे खाने जो जिसकी रूटीन हमें नहीं होती वो खा करके थोड़ा सा तंग आ जाते हैं। तो अनातोलिया में हमें जब हम वहाँ पे पहुँचे थे तो 4-5 दिन हो चुके थे टर्किश खाना खाते हुए। तो फिर वहाँ पे हमने ऐसा कोई होटल तलाश किया कि जो पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, जहाँ से हमें कोई पाकिस्तानी मसाले वाले खाने मिल सकें। तो ये वैसे जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे इस्तांबुल में भी और अनातोलिया में ये बड़े शहर हैं, यहाँ पे हमने देखा है कि वहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी होटल्स बहुत ज़्यादा काम है। जैसे आप और मैं, आपको याद होगा कि हम एक इंडियन होटल के ऊपर जब गए तो एक पहले दिन तो हमने ढूंढा गूगल से और वहाँ पे होटल तक गए तो वो होटल बंद था। अच्छा, दूसरे जब दिन हम वहीं पे उस होटल पे गए तो उन्होंने कहा जी आपकी तो बुकिंग नहीं है, यानी बुकिंग पहले करवानी पड़ती है वहाँ पे खाने की। तो इतना ज़्यादा यानी कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ होटलिंग के हवाले से हैं, तो वो ऑलरेडी ऑर्डर्स हो चुके होते हैं खानों के या इस तरह से। तो इसलिए हमने टर्किश खाने भी खाए, ज़ाहिर है पाकिस्तानी खाना भी वहाँ पे मिला, तो ओवरऑल अच्छे हैं, खाने ज़बरदस्त हैं। तो अनातोलिया के बाद फिर आप कौन से शहर में गए और वहाँ जाने का इरादा किस तरह किया? अच्छा, अनातोलिया के बाद हमारा इरादा ये था कि हम अर्तुगरुल का जो मज़ार है वहाँ पे जाएं और वो साउथ में है, आपको पता है। और फिर हम वहाँ से हमने एक बस ली जो बिलिजिक की तरफ, क्योंकि हमें होटल चाहिए था, हमने रात को होटल पहुँचना था। तो वो साउथ में होटल जो हैं वो नहीं मिलते। आमतौर पर लोग जो हैं इस्तांबुल से साउथ जाते हैं अर्तुगरुल के मज़ार के ऊपर जाने के लिए, लेकिन हम अनातोलिया से आ रहे थे, इसलिए हमने अनातोलिया से हम बिलिजिक जो है उनका एक प्रोविंस है वहाँ बिलिजिक आए। बिलिजिक से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर जो है वो साउथ है जहाँ पे अर्तुगरुल का मज़ार है। तो हमने बिलिजिक में रात दी और हमारा बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। वहाँ पे बड़ा अच्छा सा हमें होटल मिल गया और लकीली हम जो ही बस स्टैंड से बाहर निकले तो उनके तो बस स्टैंड भी ऐसे जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं, तो हमें एक लकीली बड़ा अच्छा सा टैक्सी ड्राइवर मिल गया और वही उसी ने हमें होटल का बताया और वो सिर्फ हमें 200 टर्किश लीरा में रात का एक रात के लिए होटल मिल गया था और उसी से हमारी डील हुई। और दूसरे दिन जो है उसने सिर्फ 450 लीरा हमसे लिए और वो उसने कहा कि मैं आपको साउथ ले जाऊँगा। लेकिन वो इतना अच्छा बंदा था कि जब दूसरे दिन हमें वो अर्तुगरुल के मज़ार पे साउथ ले गया और वहाँ से साउथ के बाद फिर भी बिलिजिक लेके आया और बिलिजिक में उसने ही हमें बताया कि जो उस्मान गाजी था जिसने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी, उसका जो अतालिक थे, मेंटोर थे शेख अदाबाली, जो कि उस्मान ड्रामा में भी बड़ा उनका किरदार दिखाया गया और उस्मान की बीवी जो थी
जिसको बाला खातून कहते हैं, उसका नाम असल में तो राबिया था। तो उन दोनों का जो मज़ार है वो बेल्जिक में है, लिहाजा उस ड्राइवर ने हमें वो शेख अदब अली और बाला खातून के जो कब्रें हैं वहाँ पे भी हमें लेके गया और फिर सोत में भी लेके आया। तो हमारा वो एक्सपीरियंस जो है बड़ा शानदार रहा वहाँ पे बेल्जिक में। इसके अलावा और कौन कौन सा शहर आपने घुमाया? अच्छा, इसके बाद हम बेल्जिक से हमने जाना था बोरसा, क्योंकि बोरसा जो उस्मान गाजी का मकबरा वहाँ पे था और ओरहान खान जो उस्मान गाजी का बेटा था जिसने बोरसा शहर को फतह किया था, उसका मकबरा वहाँ था। तो वहाँ से फिर हमने बस ली बेल्जिक से और हम जो है वो बोरसा शहर आ गए। बोरसा शहर जो था वो कदीम शहर है, पुराना शहर है, और इसको जब ओरहान खान ने पता करना था तो उसको तकरीबन उस्मान को इस का मुहासरा 10 से 11 साल तक करना पड़ा। और जो ही ये बोरसा शहर जो है वो फतह हुआ, उसके बेटा भी उसके साथ फतह हुआ, तो उसके बाद उस्मान की डेथ हो गई और फिर वहीं पे उसको दफन किया गया। तो ओरहान खान जो था उसने फिर मज़ीद आगे सल्तनत जो है वो फैलाई, और ओरहान खान जो था उस्मान का बेटा, ये पहला वो सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ सुल्तान का लफ्ज़ लगाया था। इससे पहले जो थे अर्तुगरुल था और जो उस्मान था ये अपने साथ सुल्तान का लफ्ज़ नहीं लगाते थे, क्योंकि टर्किश में सिर्फ इनको अर्तुगरुल बे और उस्मान बे कहते हैं। लेकिन जो ओरहान खान था उसने अपने साथ जो है वो ये सुल्तान का लफ्ज़ लगाया था। इसके अलावा फिर हम बोरसा में एक तकरीबन 10 किलोमीटर एक पहाड़ी के ऊपर एक जगह के ऊपर गए जहाँ पे एक बहुत ही पुराना तकरीबन 6 से 10 साल पुराना एक दरख्त है वहाँ पे लगा हुआ, और उस दरख्त के बारे में ये कहा जाता है कि ये वही दरख्त है जिसके बारे में सल्तनत उस्मानिया जो उस्मान था उसने एक ख्वाब देखा था, और वो ख्वाब जो है वो शेख अदब अली को बताया था कि मैंने एक ऐसा अपने सीने से निकलता हुआ वो दरख्त देखा है जिसकी शाखें वो मशरक़ मग़रिब शुमार जनूब में फैली हुई हैं। और वो जो हमने जब दरख्त देखा था तो वो दरख्त वाकई ही ऐसा था कि उसकी जो तने थे वो भी इस तरह से लगते थे जैसे बहुत बड़े दरख्त हैं, और वो चारों सम में वो जो है वो फैले हुए थे। वो कहते हैं कि 610 साल पुराना दरख्त है, तो वो भी बोरसा शहर में है। तो हम बोरसा में जो है वो हमने रात का स्टे किया और वो भी एक्सपीरियंस हमारा बड़ा ज़बरदस्त था। जी, आपने यहाँ पे बस पे ट्रैवल किया है, बाय एयर आए हैं, शिप के ज़रिए भी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो ज़रा नाज़रीन के साथ आप शेयर करें। अच्छा शाह साहब, वो भी आपको पता है कि हमने बड़ा मज़े का सफ़र किया, क्योंकि आम तौर पे ये होता है कि यहाँ पे तुर्की में या तो बाय एयर लोग ट्रैवल करते हैं या बाई बस करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो प्लेन के टिकट्स हैं वो भी सस्ते हैं, तो एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो तो लोग जो हैं वो बस के ज़रिए या फिर हवाई जहाज़ के ज़रिए जाते हैं। लेकिन अगर आपने तुर्की जो है वो सही एक्सप्लोर करना हो तो फिर मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप एक साइड से कम से कम सफ़र जो है वो तुर्की का दूसरे किसी बड़े दूर के शहर तक जाने के लिए आप बस से ज़रूर सफ़र करें, क्योंकि आपको तुर्की की असल खूबसूरती अगर देखनी है तो फिर आप बस के ज़रिए से देख सकते हैं, क्योंकि वो तमाम शहरों से होती है। जैसे हम अनातोलिया से वापस जो है वो बेल्जिक की तरफ है और बेल्जिक से हम बोरसा गए, तो हमने तकरीबन जो है वो 8-9 घंटे का जो सफ़र था वो बस के ज़रिए से किया और दिन को किया। और मैं हैरान हुआ वो सारे के सारे इलाके तुर्की के देख के, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है ये वाला। ख़ास तौर पर इसमें एक इनका ज़िला आता है स्पार्टा, जब जो ही हम अनातोलिया से निकलते हैं तो 2-3 घंटे की मुसाफत के बाद एक जो उनका प्रोविंस है स्पार्टा, वो बहुत ही खूबसूरत है। तुर्की जो है इसके तकरीबन जो है वो 81 जो हैं वो जो सूबे हैं, यानी 81 प्रोविंसेस हैं और 957 के करीब जो हैं वो इनके ज़िले हैं। तो ये छोटे छोटे जो हैं वो ज़िलों में इसको डिवाइड किया गया है, छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया। तो इस वजह से इनकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बड़ी स्ट्रांग है। हमने कहीं पे भी गए हैं, हमने उनके बस स्टैंड जो देखे हैं वो वाले या आम रोड्स देखे हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के प्रोविंस सेम है। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक जो बड़ा शहर है वहाँ पे कोई बड़ी अच्छी सहूलतें दी गई हैं और आम छोटा जो शहर है वहाँ पे, जैसे बेल्जिक जो है वो आम शहरों से छोटा शहर है, लेकिन वो इतना नीट और क्लीन है कि जितना शायद हमने इस्तांबुल को भी नहीं देखा। तो एक तो ये था। दूसरा, हमने चूँकि प्लेन का सफ़र तो हम कर चुके थे, बस का भी हमने सफ़र किया, तो जब हम बोरसा से इस्तांबुल की तरफ आते हैं तो ये तकरीबन 2 घंटे का सफ़र बनता है। इस 2 घंटे के सफ़र में हमने ये सोचा कि हमने चूँकि 2 सफ़र हवाई जहाज़ का और बस का कर लिया, तो हमें एक फेरी के ज़रिए आना चाहिए, क्योंकि वहाँ से फेरी भी आती हैं, फेरी बोट्स आती हैं। तो हमने वहाँ से फेरी ली और फेरी के ज़रिए से हम बोरसा से जो है वो इस्तांबुल है। और ये एक यादगार सफ़र था, क्योंकि आमतौर पर जब पाकिस्तानी आते हैं तो वो इस्तांबुल में रुकते हैं, इस्तांबुल से ही वो सौत जाते हैं अर्तुगरुल के मज़ार पे, या फिर वहीं से वो बोरसा जाते हैं या इस्तांबुल से बोरसा जाते हैं।
लेकिन हम चूँकि बेल्जिक में रात रहे थे और बेल्जिक से बोर्सा गए, और बोर्सा से जब हमने वापस आना था तो वह हम फेरी बोट के ज़रिए से आए। और वो फेरी बोट बेसिकली फेरी बोट इस तरह से जैसे प्लेन होता है, क्योंकि उसके लिए चेकिंग बिल्कुल इस तरह से थी जिस तरह से हम एयरपोर्ट पे आते हैं और आपने अपना पासपोर्ट चेक करना होता है। शायद उसकी वजह ये है कि हम एक एशिया वाले हिस्से से यानी हम यूरोप में एंटर हो रहे होते हैं, यानी इस्तांबुल की तरफ आ रहे होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे तो आपको सारे के सारा इसी तरह से चेकिंग करवानी पड़ती है जैसे एयरपोर्ट के ऊपर होती है। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब आप इस्तांबुल से अनातोलिया की तरफ जाते हैं तो आपका पासपोर्ट वगैरह या कुछ भी चेक नहीं किया जाता, इसलिए कि आप यूरोप के हिस्से से एशिया की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन जब आप बस के ज़रिए भी आते हैं अनातोलिया से इस्तांबुल की तरफ, तो आपको जगह जगह पे अपना पासपोर्ट और जो टर्किश होते हैं उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड चेक करवाना पड़ता है। बहरहाल जब हम बोर्सा से इस्तांबुल आए तो ये हमारा एक फेरी का यादगार तरीन सफ़र था। आपने कितने दिन यहाँ पे गुजारे हैं तुर्की के अंदर, और यहाँ पे जो लोकल पब्लिक है, यहाँ की जो आवाम है, उनके साथ आपकी मुलाकात हुई है, वो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे? क्योंकि दूसरे मुल्क में जब आप जाते हैं ज़ुबान का मसला होता है, वहाँ के लोगों के साथ लाइक डिसलाइक्स होती हैं लोगों की, तो वो आपके आवाम जो है यहाँ की पब्लिक ने आपके साथ कैसा बिहेव किया है? अच्छा, एक तो हमने हमारा 11 दिन का यहाँ पे प्लान था, टूर था। 11 दिनों में हमने 3 दिन पहले जो है वो इस्तांबुल में हमने गुजारे, इसके बाद हमने 3 दिन जो है वो हमने अनातोलिया में गुजारे, इसके बाद 1 दिन जो है वो हम बेल्जिक में गुजारा, 1 दिन हमने बोर्सा में गुजारा, और फिर आखिरी जो 2 या 3 दिन थे वो हमने इस्तांबुल में गुजारे। तो ये 11 दिन का हमारा इस तरह से टूर मुकम्मल हुआ। कोनिया में इसलिए नहीं गया कि कोनिया में मैं पहले जा चुका था, जब मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ आया था तो वहाँ पे कोनिया का सफ़र कर चुका था, मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मज़ार पे जा चुका था। अब रही बात कि ये तुर्की के लोग कैसे हैं, मैंने तुर्की के लोगों को इंतहाई नीट एंड क्लीन देखा। मैंने जो इनमें अहम चीज़ देखी वो ये कमाल की चीज़ ये वाली है कि इनकी ड्रेसिंग बड़ी नफीस होती है। यानी एक तो ये साफ़ सुथरे होते हैं, और दूसरी इनकी जो पैंट और शर्ट होती है वो बिल्कुल ऐसे सलवट तक उनके ऊपर नहीं होती, एक तो ये बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये टर्किश होते हैं, इनको एक ये वाला इशू है कि इनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। कहीं पे भी आप जाएं ये अपनी टर्किश लैंग्वेज के ऊपर बड़ा फ़ख्र करते हैं, ये इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलते, बिल्कुल समझते नहीं, इनको इशारे से समझाना पड़ता है। बल्कि जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी ये वाला होता है कि उनको समझ नहीं सकते। हमें सफ़र के दौरान जब हम अनातोलिया से बेल्जिक की तरफ आ रहे थे तो कुछ स्टूडेंट्स भी मिले, तो उन स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश नहीं आती थी, यानी वो टर्किश में ही होते हैं, और उनका जो एजुकेशन है उनसे जब हमारी बात हुई तो वो ये कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये थोड़ा सा लो है, यानी इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसके एक ऐसा ज़रिया जो पूरी दुनिया में राब्ते का ज़रिया है, तो लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ाई नहीं जाती। लेकिन ओवरऑल जो है वो एजुकेशन सिस्टम इसलिए भी वो स्लो मानते हैं कि जैसे सल्तनत उस्मानिया की हिस्ट्री के बारे में हम लोग ज़्यादा उनसे जानते थे, वो कम जानते थे। बल्कि हमने उनसे जब ये कुछ सवालात भी किए कि सल्तनत उस्मानिया जो था इसकी बुनियाद किसने रखी, तो उनको वो भी पता नहीं था। तो जनरली हमने जगह जगह पे ये क्वेश्चंस किए, तो जो आज की यंग जनरेशन है उनको जो है वो जो ये सल्तनत उस्मानिया की जो तारीख़ है और वो जो कल्चर है वो नहीं देखा। हम पाकिस्तान में तो अर्तुगरुल ड्रामा हमने देखा, उस्मान का ड्रामा देखा, तो उससे बड़ी हमें ये ऐसे एक फीलिंग आती है कि अभी भी आज का जो तुर्की है वहाँ तो बड़ी शानदार किस्म की अभी भी वही इस्लामी कल्चर होगा, वही नहीं है। बट बदकिस्मती से हमने यहाँ पे ये देखा है कि ये एक बिल्कुल जदीद और मॉडर्न मुल्क हो चुका है। जैसे मैं सिर्फ एक मस्जिद में जब हम दोनों गए थे, मस्जिद फाते में गए थे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि सिलसिला नक्शबंदिया से रिलेटेड जो थे वो लेडीज़ जो थी उन्होंने गाउन वगैरह पहने हुए थे और वो नकाब किया हुआ था। लेकिन इसके अलावा पूरी तुर्की में आप देखें तो ये यूरोपियन स्टाइल का कल्चर हो चुका है, टोटली बदल चुका है, लोगों के बिहेवियर्स बदल चुके हैं यहाँ पर। तो अब आप जो यहाँ पे तुर्की विज़िट करने के लिए आना चाहते हैं पाकिस्तान से, तो उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि उनको कौन कौन सा अपने साथ बंदोबस्त करके आना चाहिए? चाहे ज़ुबान का अगर प्रॉब्लम है तो ज़ुबान के लिए उनको यहाँ पे लैंग्वेज का कौन से टूल यूज़ करना चाहिए, और बाकी अगर वो यहाँ पे आएँ तो उनको कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें? अच्छा, एक तो जब तुर्की ज़रूर विज़िट करना चाहिए कि बहुत ही
कमाल ये मुल्क है, देखने के काबिल है, यहाँ पे ज़रूर आएँ। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि आज गूगल जो है जिसके ज़रिए से हम बड़ी ज़्यादा हेल्प भी लेते हैं, मैप से हेल्प लेते हैं, जिस तरह से गूगल ट्रांसलेट भी है, तो आप टर्किश और इंग्लिश लैंग्वेज या टर्किश और उर्दू लैंग्वेज में उसके ज़रिए से भी हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि आपने यहाँ पे जब इस्तांबुल आना होता है तो इस्तांबुल में आपने ट्राम के ज़रिए सफ़र करना है, अपना कार्ड लेना है, 15 लीरा का मिल जाता है और उसमें फिर आप पैसे कुछ जो है वो स्टोर कर लेते हैं, तो वो आप ट्रैवल कर सकते हैं पूरे इस्तांबुल में। इस तरह से अनातोलिया में अलग मिलता है, तो आपको गूगल ट्रांसलेट होना है। दूसरी चीज़ ये कि आपको सामान सबसे कम लेके आना चाहिए। बहुत अगर कम सामान होगा तो ईजीली और सुकून के साथ सफ़र कर सकेंगे। तीसरी ये चीज़ है कि अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, इकट्ठा आना चाहते हैं, तो आप कम से कम 2 या 3 बंदे जो हैं वो लाजमी ट्रैवल करने के लिए हैं। आपको तब मज़ा आएगा। अगर आप अकेले आएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे यहाँ पे। चौथी जो चीज़ मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे जब आप आते हैं तो ख़ास तौर पर इस्तांबुल के अंदर आपको बड़ा केयरफुल होना चाहिए। यहाँ पे इतना केयरफुल आपको होना चाहिए कि आप अपनी चीज़ों को संभाल के रखें। जैसे यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो हमें यहाँ पे लोग मिले, वो कहते हैं कि हमारा पर्स जो है वो गुम हो गया या चीज़ें जो है वो निकल गई, पैसे निकल गए। तो यहाँ पे जो चूँकि मुख्तलिफ तहजीबों के लोग हैं और पूरी दुनिया से लोग आए हुए होते हैं, तो ज़ाहिर है आपको पता है कि जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे लोग बुरे भी होते हैं, और वो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे इस्तांबुल शहर के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए इस चीज़ की ज़रूर एहतियात करनी चाहिए। ठीक है अल्ताफ़ साहब, इतनी कीमती मालूमात देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।